आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स कोई बॉडी, दूसरा वर्ड यहाँ यूज किया है रोटेशनल इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट इनर्शिया लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करती रहेगी। एक एग्जाम्पल हम जैसे दिखाते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये, अब इस बुक को हम ऐसे रोटेट करा दें, इस तरीके से रोटेट करा दें या ऐसे रोटेट करा दें, यानी मैनी वे से हम इसको रोटेट करा सकते हैं। और जब मैनी वे से रोटेट कराएंगे तो इसका मोमेंटम जो है वो कैसा होगा, डिफरेंट वे से डिफरेंट आएगा। क्लियर है? तो आप पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इनर्शिया शब्द का मीन्स यहाँ पर ये है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, कंटिन्यूअस, है ना। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर देंगे बॉडी का या यूं कहिए वेलोसिटी शेप चेंज नहीं होगा। ये तो था लीनियर के लिए, लेकिन अगर हम कोई बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस के अबाउट, जैसे फैन है अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है, एक एग्जांपल मैंने इस बुक का दिखाया, ऐसे रोटेट करा दें। या हम एक बॉल ले लें तो बॉल को जो है हम क्या करें, सेंटर के अबाउट यानी उसमें होल कर दें आर पार और फिर ऐसे रोटेट करा दें। और दूसरा क्या हो सकता है कि हम सिंपली सरफेस से रोटेट कराएं तो रोटेट करती रहेगी। तो इस तरीके से हम मैनी वे से किसी बॉडी को रोटेट करा सकते हैं। और उनका रोटेशन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो एक ही बॉडी का डिफरेंट टाइप से कराने पर, यानी डिफरेंट एक्सेस के अबाउट कराने पर उसका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं कि इसी सीरीज में आगे काम करते हुए बताएंगे कि जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी में हम क्या देखते हैं कि इस बॉडी को हम इस तरीके से इसके कहीं से हमने क्या किया, हमने एक होल कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। अब होल करने के बाद इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो ये बॉडी मैनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और वो पार्टिकल क्या है, m1 है मान लीजिए, तो r1 हो जाएगा। मान लीजिए ये कंपोनेंट क्या है इसका, इस जगह पर ये m1 मास है और ये कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, R2 पर एक M2 पार्टिकल है और एक्सेस के अबाउट इसकी डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ये M3 पार्टिकल है और ये एक्सेस के अबाउट कितने डिस्टेंस में, R3 पे। लेकिन है कैसी ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब ये यहाँ 90 डिग्री। हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि आप ऐसे नोट करने लगे, वरना आपको फिर इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल बना के स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी जो है एक्सेस के अबाउट कैसा लेंगे आप, परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये बहुत सारे पार्टिकलों से मिलकर बनी, वो पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ n है, ठीक है। इनफाइनाइट बोलेंगे तो फिर यानी कि उस जगह पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे। हमने कॉन्टेबल की बात कर रहे हैं, जब हम कॉन्टेबल की बात कर रहे हैं तो वहां पर Rn पोजीशन पर mn नंबर का पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकलों से मिलकर बनी। अब इसका हमको इनर्शिया निकालना है। क्लियर है? पहले हम एक पार्टिकल की स्टडी करेंगे, फिर होल बॉडी की स्टडी कर लेंगे। तो देखिए आपको लिखना क्या है, एग्जाम में भी देख लीजिए। अगर एग्जाम के व्यू से बात करें तो यहां से शुरू करिएगा, इस जगह से लिखने का। आप ये लेट अस, इस जगह ये पॉइंट फर्स्ट है, यहां से लेट अस कंसीडर m1 m2 mn masses of the particles and r1 r2 rn their perpendicular, ये perpendicular distance, यानी m1 m2 पार्टिकल जो है r1 r2 एक्सेस के अबाउट डिस्टेंस कितने, r1 r2 r3 पर है, ठीक है ना। तो r1 r2 rn their the perpendicular distance from the axis अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी ये रोटेशन एक्सेस के अबाउट जो है, यहाँ पर R1 पोजीशन पर M1 पार्टिकल है, R2 पोजीशन में M2 पार्टिकल है, M3 पोजीशन पर R3 पर M3 पार्टिकल है, तो Rn पर कितना है, Mn पार्टिकल है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड पॉइंट आप यहां से लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सेस
ऑफ द रोटेशन इज। अब ये लाइन हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये खत्म करने के बाद अब हम यहाँ लिख देते हैं क्या आ जाएगा इस जगह पर। इस जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 पार्टिकल r1 का स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m r स्क्वायर। कितने पार्टिकल है? नंबर ऑफ n है। तो ये निकल कर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप इसको लिख सकते हैं पूरी लैंग्वेज में, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाई I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। अब ये देखिए समेशन mi इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, i1 से लेकर कितने पार्टिकल हमने यूज की n नंबर ऑफ पार्टिकल n, ये i हो जाएगा। अब ये देखिए किसको हम ये पूरे होल बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी पूरी बॉडी की, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन m इक्वल, या कैपिटल M लिख दीजिए पूरी बॉडी, और ये r स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से देखिए क्या आती है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, ये m है। अब इसको आप समेशन को क्या लिख सकते हैं, समेशन को कैपिटल M लिख दें, समेशन m को कैपिटल M लिख दिया, ठीक है ना, ये निकल कर आ जाएगा। तो होल बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M है। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस देखिए ये स्क्वायर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन से पूरी बॉडी का, होल बॉडी का मास कितना मान लें, कैपिटल M मान लें, और वहां पर बॉडी की डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर दें, r कर दें। जैसे कि हम एक पार्टिकल के लिए mr1 स्क्वायर रखते थे, उसी तरह पूरी बॉडी की अगर हम बात करें, और वो पूरी बॉडी कितने m पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वहां से उस जो मास कंसंट्रेट करेगा जिस जगह पर, उस जगह की हम डिस्टेंस कितनी ले लें, r स्क्वायर ले लें। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बाद में फाइनल आप ये लिख दीजिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है एक तो मास पे, बॉडी के मास पे, किस किस पे डिपेंड करती है, मास पे, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इसको ले कर लीजिए, फिर हम और लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, यहां लिख दे रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड डिपेंड्स अपॉन किस पे, नंबर एक मास, किसका मास, बॉडी का मास, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, और इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसकी यूनिट भी बता दीजिए। यूनिट क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, m की यूनिट kg, और r की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी ये मीटर और स्क्वायर। अच्छा, इसकी अगर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो ये एक तरीके से टेंसर क्वांटिटी है।
कुछ केसेस में ये वेक्टर की तरह काम करती है, कुछ केसेस में ये स्केलर की तरह काम करती है। इसीलिए इसकी जो क्वांटिटी दी गई है वो टेंसर क्वांटिटी दी गई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेंसर की तरह, यानी कि वेक्टर कुछ केसेस में ये वेक्टर है, कुछ केसेस में ये स्केलर है। तो इसीलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, इसकी क्वांटिटी क्या नाम देंगे, टेंसर क्वांटिटी नाम देंगे। क्लियर है? तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था उसी तरीके से रेडियस ऑफ जायरेशन, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फिगर बनाया था उसमें हमने देखिए क्या दिखाया था, ऐसे तो फिगर था जिग जैग टाइप का। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में क्या हो जाता है कि अगर बॉडी मान लीजिए ऐसे किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये ओमेगा से, ठीक है ना, तो इसका ये m1 पार्टिकल है और ये m1 मास है। ये m1 पार्टिकल पर डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r1 है। ये m2 पार्टिकल है और इसके लिए क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये m3 पार्टिकल है, r3, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या लिखते थे, समेशन mr स्क्वायर, तो फाइनली लिख देते थे mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते थे। इसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मास। ठीक है, अब अगर हम इसके लिए बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें हम ये कहेंगे ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये बॉडी रोटेट करे। और इस केस में क्या हो जाता है, चाहे बॉडी चाहे जिस शेप की हो, चाहे ऐसी शेप की हो, चाहे एक रेगुलर वे के शेप की हो, लेकिन जब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमने एम लिख रखा है यहाँ पर, आप होल बॉडी का मास इस जगह कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लीजिए और उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा मास जो है एक पॉइंट पे कंसर्ट कर लें, फिर उसे एक्सिस के अबाउट ये हम डिस्टेंस ले लें। ये के से इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन है। और ये क्या है, पूरी होल बॉडी का कंसंट्रेट मास है। क्लियर है? तो अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, के एम के स्क्वायर निकल कर आएगा। इसमें जो ये केस निकल कर आया तो वो क्या था, डिफरेंट, ये था m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, सो ऑन, है ना। बट इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं एम के स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर रेडियस अलग अलग नहीं है, पूरे जो बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पर लाई करेगा, कंसंट्रेट करेगा, उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन से। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर हम स्टडी करें तो हम ये कहेंगे जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पूरी बॉडी का मास जहां पर कंसंट्रेट करेगा, एक्सिस से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन करेंगे। तो ये के बराबर है। अब इसको और अगर हम ज्यादा स्टडी करना चाहें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, के इक्वल टू आई अपॉन एम, ये इस तरीके से है, और इसका हम रूट ले लेंगे, आ जाएगा। अब अगर हम इसको मैनी पार्टिकल, यानी जो ये बहुत सारे पार्टिकलों से मिलकर बनी है ना, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो देखो आई इक्वल टू क्या होता है, यही होता है ना। तो इसको आप ऐसे फिर लिख सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर, रूट लगा दीजिए, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी का होल मास कंसंट्रेट होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में हम आई इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखेंगे और वहां पर ये जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे, एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर।
तो ये हमारी एक तरीके से क्या हो जाएगी, जिसका जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू रख के हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्लियर है?